तो इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 के गणित का लेसन 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर। तो रियल नंबर का इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 का पूरा गणित बनाएंगे। तो इस गणित बनाने से पहले इसमें दिया हुआ है पहले ही क्वेश्चन में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए HCF यानी मशक याद करने के लिए। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जानकारी हासिल कर लेंगे, उसके बाद ये गणित बनाना आसान हो जाएगा। तो दिया है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या दिया है, इसका मतलब संख्याएं कुछ और होती है। तो जी जो संख्या होती है वो दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि जितनी भी संख्याएं होती है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय और अपरिमेय, जैसे -3/5 परिमेय संख्या हो गया, या √2 ये अपरिमेय संख्या हो गया, -√3 ये भी अपरिमेय संख्या है। तो ये सारी संख्याएं जो होती है वास्तविक संख्या। लेकिन काल्पनिक संख्या क्या होती है ये क्लास 11th पढ़ना है, लेकिन आप जान सकते हैं यहीं पे बता दे रहे हैं कि रूट के अंदर अगर -2 लगा रहेगा, रूट के अंदर अगर -3 लगा है तो ये काल्पनिक संख्या कहलाती है। और दोनों संख्याओं को जब जोड़ कर पढ़ेंगे तो 11th में पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। लेकिन ये 11th की बात है। अब आते हैं इस पर कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सबसे पहले जानना है, और इसी पर आधारित है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय को पढ़ते हैं कि क्या है। तो दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर a और b, तो a को यहाँ लिया जाता है और b को यहाँ। जानेंगे क्यों लिया जाता था, जानेंगे क्यों लिया जाता है। तो रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है, यानी कि ऐसी अद्वितीय का मतलब होता है कि उसके जैसा कोई नहीं। पूर्ण संख्याएं q और r जो होता है वो अद्वितीय ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, a और b। तो मान लेते हैं कि a बराबर 32 है और b बराबर ले लेते हैं 6। तो अगर दो a और b संख्याएं अगर हमारे पास रहेगी तो q और r ज्ञात कर सकते हैं, और वो जो q और r ज्ञात होगा उसके जैसा अब दूसरा कोई ज्ञात नहीं होगा। तो कैसे, तो 6 और 32 में भाग दे देते हैं। तो 6 का पहाड़ा पड़ेंगे 5 बार में चला जाएगा 32, 6 5 30। तो इस प्रकार से 2 में से 0 जाएगा 2, 3 में से 3 गया 0। तो ये जो प्राप्त हुआ यह कहलाता है Q, और इसे कहा जाता है भागफल, भागफल कहा जाता है। और ये A जो है इसे कहा जाता है भाज्य, और B को कहा जाता है भाजक, और इसे कहा जाता है R, और इसे कहा जाता है शेषफल। शेषफल या शॉर्टकट में इसे शेष भी कहते हैं, शेषफल। तो ये प्राप्त कर सकते हैं हम भागफल और शेषफल अगर दो संख्याएं हमारे पास रहेगी। तो एक छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देकर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ और शर्त है कि ये जो प्राप्त होगा भागफल Q और R, पुनः Q को B में गुणा करके और R को जोड़कर A प्राप्त कर सकते हैं, यानी A बराबर BQ प्लस R हो जाएगा। देखते हैं कैसे। तो 6 में 5 से गुणा करेंगे तो 6 5 30 हो जाएगा, और फिर 2 जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा। तो यही है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसको यूक्लिड नामक गणितज्ञ दिए थे, इसीलिए यूक्लिड के नाम पर ही पड़ गया। और ये विभाजन से संबंधित है, देख रहे हैं यहाँ पर विभाजित कर रहे हैं। और यह एक प्रमेयिका है। तो प्रमेयिका का अर्थ होता है कि यह एक कथन है, इसको दूसरे गणित की समस्याओं को सॉल्व करने में प्रयोग करते हैं इस कथन को। तो यह हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये तो हो गया। लेकिन एक और शर्त है कि R जो होगा शेषफल, ये R कभी भी 0 आएगा, नहीं तो 0 से कोई बड़ी संख्या आएगा। तो शेषफल कभी कभी 0 भी आ सकता है, नहीं तो 0 से बड़ी कोई संख्या। लेकिन वह जो संख्या आएगा वह कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता है, b से बड़ा नहीं हो सकता है, 6 से बड़ा नहीं होगा। ये कभी भी आएगा तो छोटा ही होगा। तो यही पूरा शर्त हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। R कभी भी 0 रहेगा, नहीं तो 0 से बड़ा, और b से हमेशा छोटा रहेगा, ये कभी बड़ा नहीं आ सकता। अब जानेंगे यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम क्या है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को जब हम 2-3 चरणों में लिख देंगे किसी समस्या को हल करने में, तो इसे कहा जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जैसे अगर दिया जाएगा कि 12 और 8 का मौसम क्या होगा, तो इस समस्या को हल करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग होता है। और जानेंगे क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो 12 और 8 का पहले जानते हैं कि मौसम क्या है, HCF। तो हम 6 क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि 12 और 8 का जो मौसम होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दोनों को विभाजित करता है। जैसे 12 को विभाजित करने वाला 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 12 हो गया। 8 को विभाजित करने वाला 1, 2, 4 और 8। तो 12 और 8 दोनों को विभाजित करने वाला 1 भी है, 1 से भी दोनों विभाजित हो जाएगा, 2 से भी विभाजित हो जाएगा और 4 से भी दोनों विभाजित हो जाएगा। लेकिन इनमें तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो 4। तो इस प्रकार से 12 और 8 का जो मौसम होगा HCF वो हो जाएगा 4। इस समस्या को हम गुणनखंड विधि द्वारा, अपवर्त्य विधि द्वारा ज्ञात किए थे 6 क्लास में। लेकिन कोई जो टीचर होते हैं वो 6 क्लास में ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा MCF ज्ञात करना सिखा देते हैं। लेकिन यहाँ पर जानना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा MCF कैसे ज्ञात किया जाता है। तो 12 जो हो गया, तो 12 को 8 से विभाजित किया जाता है। 8 से 12 एक बार में जाएगा, 8 एकम 8, 4 बचेगा। तो इसको इस प्रकार से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिख सकते हैं। 12 को 8 गुने 1 प्लस 4, A बराबर B गुने Q प्लस R। लेकिन यहाँ इस समस्या का समाधान अभी नहीं हो पाया, यानी पूरी तरह से विभाजित नहीं हुआ है। तो पुनः 4 से इस 8 को विभाजित करते हैं। तो 4 से विभाजित करेंगे 8 को, तो 4 दूनी 8, पूरी तरह से यहाँ पर विभाजित हो गया, 0 बच गया 4 से। तो इसको पुनः लिखेंगे हम, 8 को विभाजित किए हैं किससे? 4 से। कितने बार में गया है? 2 बार में। कितना शेष बचा है? 0। तो इस प्रकार से चरण 1 और चरण 2 2 बार में इस समस्या का समाधान हुआ जब 2 बार लिखे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को। तो इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को जब 2-3 चरणों में एक श्रृंखला बनाकर किसी समस्या को हल करने के लिए जब यूक्लिड विभाजन को चरणों की एक श्रृंखला के रूप में लिखते हैं, तो यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बन जाएगा। यानी कि सीधा अगर मोटे तौर पे कहा जाए तो ये जो हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, और 2-3-4 बार किसी समस्या को हल करने के लिए लिख देंगे तो यह बन जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो दोनों में अंतर देख लिए क्या है, दोनों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दोनों एक दूसरे से संबंधित है। अब आते हैं प्रश्नावली 1.1 पर। चूँकि यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो अभी बता दिए हम कि एल्गोरिथम इसलिए का है क्योंकि मौसम ज्ञात करने के लिए कभी भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को 2-3 चरणों में लिखना पड़ेगा। तो पहला का हल ज्ञात करते हैं। पहला का हल तो 135 है और 225 है, तो यहाँ पर भाग दे लेंगे 135 से 225 में। ये रफ है, चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को ऐसे लिखेंगे 225 बराबर चरण 1 में चरण 1 में 225 बराबर 135। अब देखेंगे कितना बार में जाएगा, तो 135 और 135 में गुणा करेंगे 2 बार तो 270 हो जाएगा। तो 2 बार में नहीं जाएगा तो एक ही बार में ले जाएंगे 135, घटाएंगे 5 में से 5 गया 0, ये हो गया 22 में से 13 गया तो 9 बचेगा। इस प्रकार पुनः 90 से 135 को विभाजित करते हैं। यहाँ पर देख लिए कि 135 में 1 से गुणा किए तो शेष बचा 90, पुनः 90 से 135 को विभाजित करेंगे तो ये भी एक बार में जाएगा 90, घटाएंगे 5 बचेगा, 13 में से 9 गया 4 बचेगा। तो इस प्रकार से लिखेंगे। दूसरा
135 को 90 से विभाजित किए, एक बार में गया और शेष बच गया 45। अभी भी इस समस्या का सॉल्यूशन नहीं हो पाया है, तो पुनः 45 से 90 को विभाजित करेंगे। 45 दूनी 90, 0 0 बचा। तो इस प्रकार से तीसरे चरण में, चरण 2 हो गया ये, और चरण 3 में, चरण 3 में 90 को विभाजित किए हैं 45 से, तो 2 बार में कट गया है और प्लस शेष बचा 0। इस प्रकार से हमारा जो HCF आया, HCF वो लास्ट टाइम जो जिससे विभाजित होगा यह B है, यही हो जाएगा 45 HCF। इसको आप नोट कर सकते हैं। ये रफ है, इसको एग्जामिनेशन में इसको नहीं लिखना है, इसको लिखना है। चरण 1, चरण 2 और चरण 3 में ये हो गया। कोई 2 बार में भी हो जाता है, कोई 1 बार में हो जाएगा, किसी का 4-5 चरणों में चला जाएगा। दूसरा नंबर का हल देखते हैं। 196 से 38,220 में भाग देंगे, तो 196 से और 195 बार में पूरी विभाजित हो जाएगा। 38,220, 0 0 0 0 0 0 बचेगा। तो इस प्रकार से चरण 1 में ही पूरी विभाजित हो गया। तो चरण 1 में लिखेंगे 38,220 बराबर 196 गुने 195 और प्लस 0, ये हो गया। अतः मौसा बराबर HCF बराबर हो जाएगा, ये 196 से ही विभाजित हो गया, तो 196 में HCF हो गया। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, ये रफ है। अब हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चरण 1 में 867 को विभाजित करेंगे कितना से, 255 से। तो 255 से विभाजित करेंगे 867 को, 3 बार में जाएगा ये। 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 5 15 1 16 और 3 दूनी 6 1 7। घटाएंगे 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। तो ये 3 बार में गया तो बचा कितना, 102। तो चरण 2 में 255 को विभाजित करेंगे 102 से। 255 को विभाजित करेंगे, कितना बार में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा, 204 हो जाएगा। बचेगा 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5 और ये हो गया, कट गया। तो 2 बार में गया 102 से, शेष बच गया 51। पुनः 102 को विभाजित करेंगे किससे, 51 से। तो देखेंगे क्या कर रहे हैं, तो 51 से 2 बार में चला गया, 51 दूनी 102। इस प्रकार से पूरी तरह कट गया, भी 0 बचा, तो 2 बार में गया और 0 बच गया। तो चरण 3 में इसका हल प्राप्त हुआ और लास्ट बार ये 51 से विभाजित हुआ, तो HCF बराबर हो गया 51। वीडियो को रोक कर आप इससे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है। तो संख्या को पहले जानते हैं कि पूर्णांक जो होता है धनात्मक, वो 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 इस तरह से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो धनात्मक और इसमें विषम होना चाहिए। तो विषम कौन कौन सा है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। तो ये 2 4 6 8 ये विषम पूर्णांक नहीं है। तो इन विषम पूर्णांकों के बारे में कह रहा है कि या तो ये 6 से इसको भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, नहीं तो 3 शेष बचेगा, नहीं तो 5 शेष बचेगा। जैसे देख लेते हैं, कोई भी हम कुछ धनात्मक विषम पूर्णांक लेते हैं, जैसे 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। तो इसमें अगर 6 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, 6 दूनी 12 1 बचेगा। इसमें 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12 3 शेष बचेगा। इसमें शेष कितना बचेगा, 6 दूनी 12
तो 5 शेष बचेगा, 17 में से 5 12 गया तो ये 6 18, तो इसमें 1 शेष बचेगा। तो या तो 1 शेष बचेगा, नहीं तो 3 शेष बचेगा, नहीं तो 5, पुनः 1 इस तरह से शुरू हो जाएगा। ये 3 ही शेष बचेगा जब 6 से भाग देंगे। ये तो सही कर रहा है, लेकिन इसको सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? हल में, हल तो क्या करेंगे? सबसे पहले मान लेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। पूर्णांक है तथा b बराबर हो जाएगा 6, क्योंकि यह जो है BQ प्लस R, तो यहाँ b के स्थान पर 6 दिया हुआ है, तो b बराबर 6 हो जाएगा। 6 होगा तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? तो ए जो है ए बराबर 6Q प्लस R के रूप के हो जाएगा यहाँ, क्योंकि दिया है b बराबर कितना है 6, तो 6Q प्लस R के रूप का हो ही जाएगा। जहाँ R का मान अब यहाँ का होगा, R का मान हम जानते हैं, R का मान कभी भी b से ज़्यादा नहीं होता है, तो R का मान जो होगा 0 1 2 3 4 और 5 होगा। 6 से छोटा होता है और 0 से बराबर या 0 से बड़ा होता है, तो ये होगा। अब इसके बाद R का जब मान निकल गया, तो अब यहाँ पर जब R बराबर हम लेंगे 0, R बराबर 0 लेंगे, तब A बराबर क्या हो जाएगा? तो A बराबर होगा 6Q और प्लस R बराबर 0 होगा, तो 0 होगा प्लस 0, तो इस तरह से ये 6Q के रूप में हो जाएगा। A बराबर 6Q। जब R बराबर हम लेंगे 1, तब A बराबर हो जाएगा 6Q प्लस 1, R बराबर 1 होगा, तो यहाँ पर शेष 1 बचेगा, 6Q प्लस 1। जब R बराबर होगा 2, तब A बराबर हो जाएगा 6Q प्लस 2 होगा, तो यहाँ पर शेष 2 बचेगा। ठीक उसी प्रकार जब R बराबर 3, तब A बराबर 6Q प्लस 3 हो जाएगा। जब R बराबर 4, तब A बराबर हो जाएगा 6Q प्लस 4। जब R बराबर होगा 5, तब A बराबर 6Q प्लस 5। इस प्रकार से इस रूप का होगा A। चूँकि A एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, जब ये धनात्मक विषम पूर्णांक है तो इस प्रकार से यह 6Q के रूप में नहीं हो सकता है, अर्थात 6 से विभाजित कर रहे हैं तो Q बार में विभाजित हो जा रहा है, शेष नहीं बच रहा है। तो इस प्रकार से ये जो है इस रूप का 6Q के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि जब कोई संख्या यदि 6 से पूरी विभाजित हो रहा है तो वह 2 से भी विभाजित हो जाएगा, यह अभी नहीं होगा। और यदि 6 से विभाजित हो रहा है और 2 शेष बच रहा है तो वह भी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 36 है, तो 36 है तो 6 से यह 6 बार में विभाजित हो जा रहा है, शेष नहीं बच रहा है, अर्थात ये जो है धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं हो सकता है। इसके बाद मान लेते हैं कि 44 है, तो 6 से 7 बार में कटेगा और 2 शेष बचेगा, तो इस प्रकार से 6 से अगर इसमें भाग देंगे 2 शेष बचेगा, तो यह 2 से विभाजित हो जाएगा। 44 2 से विभाजित हो जाए तो यह अभी पॉसिबल नहीं है। और मान लेते हैं कि यहाँ पर 46 है, तो 6 से भाग देंगे, यह 7 बार में कटेगा और 4 शेष बचेगा, तो 4 शेष बचेगा तो यह अभी 2 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार से यह अभी संभव नहीं है। ये जो है
अगर प्रश्न में हम माने हैं कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो इस प्रकार से ये जो 3 कंडीशन है यह यहाँ पर संभव नहीं है। ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए ए संख्याएं 6q प्लस 2 तथा 6q प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है, इस प्रकार से संभव नहीं है, नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तीनों 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। अगर 2 से ये विभाजित है तो इस प्रकार से ये विषम पूर्णांक नहीं हो सकता है, अर्थात जो विषम पूर्णांक होगा वो कभी भी उसके लास्ट में 1 शेष बचेगा, नहीं तो 3 शेष बचेगा, नहीं तो 5 शेष बचेगा। शुरू में ही हमने बता दिया है कि विषम पूर्णांकों में 1 शेष आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 5 आएगा। इसलिए सभी विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? तो इस प्रकार से अभी देख रहे हैं कि हम इस चैप्टर में MCF पढ़ रहे हैं, मस, तो यहाँ पर भी दोनों का मस ज्ञात कर देंगे। चूँकि बड़ी से बड़ी अधिकतम संख्या पूछ रहा है, हल में चरण 1 में 616 को विभाजित करेंगे 32 से, तो देखेंगे यहाँ रफ में 616 को 32 से विभाजित करने पर तो यह 30 90, तो 36 18 19 बार में ये विभाजित हो जाएगा। 19 दूनी 38 के 8 हासिल 3, 19 तिया 57 3 60, बचेगा 8 0 0। अब यानी कि 19 बार में विभाजित किए तो 8 शेष बचा। अभी पूरा नहीं हुआ है तो चरण 2 में जाएंगे। चरण 2 में 32 को विभाजित करेंगे किससे? 8 से, तो 8 से विभाजित करेंगे 32 को, 8 से यह 4 बार में विभाजित हो जाएगा, 8 चौके 32। तो 8 से 4 बार में विभाजित किए और शेष कुछ नहीं बचा, यानी 0 बचा। तो इस प्रकार से हमारा जो कह रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो लिख देंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। तो अब हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो देख लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, पहले देख चुके हैं। इसका प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, यह दर्शाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। तो देखते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं कि यह क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो यह क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से शुरू होता है। अब इसका वर्ग करेंगे, सबका वर्ग करेंगे, तो 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25 और 6 का वर्ग होता है 36। तो अगर इसमें कह रहा है कि 3 से भाग देंगे इसमें किसी से भी,
तो या तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, शेष नहीं बचेगा, नहीं तो एक शेष बचेगा। देखते हैं, तो 3 से 1 में भाग देंगे तो 0 बार में जाएगा और 0 हो जाएगा, एक शेष बचेगा। यह 3 गुने 0 प्लस 1 यानी 3m प्लस 1 के रूप का होगा। अगर 3 से 4 में भाग देंगे तो 3 एकम 3, एक शेष बचेगा। यह 3 गुने 1 प्लस 1 यानी 3m प्लस 1 के रूप का हो गया। अगर 9 में भाग देते हैं 3 से तो 3 3 के 9 कट गया, 0 बच गया, अर्थात 3 गुने 3 प्लस 0 अर्थात 3m के रूप का हो गया ये। ठीक इसी प्रकार 5 का वर्ग 25 है, तो 25 में 3 से भाग देंगे तो एक शेष बचेगा, यह 3m प्लस 1 के रूप का हो गया। 36 में भाग देंगे तो 12 बार में कट जाएगा, तो यह 3m के रूप का होगा। तो किसी भी संख्या का वर्ग जो होगा उसमें 3 से भाग देंगे तो इसी के रूप का होगा। इस क्वेश्चन का कहना यही है, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग द्वारा इसको दर्शाना है, सिद्ध करना है। तो चलते हैं हल में। हल में क्या करेंगे, मान लेंगे ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तथा b बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 3 कह रहा है तो 3 हो जाएगा, 3 से भाग देना है, 3 हो जाएगा b बराबर। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, ए बराबर होगा, यहाँ पर b बराबर है 3, b क्यू होता है तो 3q प्लस r के रूप का होगा। तो यहाँ पर r क्या होगा, जहाँ r का मान जो होगा, यहाँ पर क्या हो सकता है, जब b बराबर 3 है तो हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कि r कभी भी b से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, क्योंकि r जो होता है या 0 से बड़ा होता है या बराबर और b से छोटा होता है, इसलिए r का मान 0 1 2 होगा। तो अब इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय में बारी बारी से r का मान रखकर चेक करेंगे। चरण 1 में चलेंगे। चरण 1 में जब r बराबर होगा 0 तब a बराबर क्या होगा, तो a बराबर हो जाएगा 3q, शेष नहीं बचेगा तो प्लस में नहीं लिखेंगे, r बराबर 0 है तो 3q के रूप का होगा। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि प्रश्न में ही कह रहा है कि किसी संख्या का वर्ग अब दर्शाइए कि अब 3 से विभाजित होगा तो 3m के रूप का होगा, नहीं तो 3m प्लस 1, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर, तो बराबर 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q का स्क्वायर हो जाएगा। अब a स्क्वायर बराबर हम क्या करेंगे, 9 को पहले तोड़ देंगे 3 और 3 में, 3 3 के 9 टूट गया, क्योंकि 9 का जो गुणनखंड होता है 3 गुने 3, तो 2 टुकड़ों में तोड़ देंगे, 3 गुने 3 और इसमें q स्क्वायर एक है तो वो हो जाएगा अंदर में। अब इसके बाद a स्क्वायर बराबर हम लिख देंगे 3 और इतना के जगह पर रख देंगे m रख दिए, जहाँ m बराबर हो गया 3q स्क्वायर। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इतना बराबर हम m क्यों रखे हैं, तो देखिए क्यों रखे हैं। अब जैसे एक संख्या है 6 है, 6 जो है यह 3 से अगर गुणा करेंगे तो 2 बार में कटेगा, पूरी विभाजित होगा। तो यहाँ पर q बराबर है 2 और b बराबर है 3, लेकिन अगर इस संख्या का हम वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 36। अगर इसको हम 3 से विभाजित करेंगे तो अब यह 12 से विभाजित हो जाएगा, तो यानी 3 अब यहाँ पर
इसको क्यूब नहीं रखेंगे, अब इसको m रखेंगे तो हो जाएगा 3m। तो यह जो 2 से 12 हुआ वो कैसे होगा, तो यही बढ़ा हुआ है 3q जो है q से हो गया 3q², तो इसी को हम रख देंगे यहाँ पर, क्या रख देंगे, m रख देंगे। जैसे 2 से यह बढ़ के 12 हो गया तो q से इसका नाम हम रख देंगे, क्या हम m रख देंगे, ये बढ़ हो गया। जैसे q से ये हो गया 3q², तो इसीलिए यहाँ पर m रख दिए हैं। अब आगे चलेंगे, अब चरण 2 में चलेंगे। चरण 2 में हो जाएगा, जब r बराबर होगा 1 तब a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1 हो जाएगा। r का मान जब 1 रखेंगे तो 3q प्लस 1 हो जाएगा। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a² हो जाएगा, इधर 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर होगा। तो 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a होता है 3q इंटू b के स्थान पर है 1 प्लस फिर b का स्क्वायर होता है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से यह करेंगे गुणा तो 3 3 के 9 हो जाएगा, q² प्लस 3 दूनी 6 q प्लस हो जाएगा 1। तो a² जो होगा इसमें कॉमन निकाल देंगे, पहले 3 कॉमन निकल जाएगा, 9 में 3 गुणे 3 होता है 3 बच जाएगा और q² होता है, प्लस 6 का गुणनखंड होता है 3 गुणे 2 तो 3 बाहर निकल गया है तो 2 बचेगा और q बच जाएगा, कोष्ठ बंद कर देंगे और प्लस ये बचा है 1। अब यहाँ पर a² जो होगा वो हो जाएगा 3 और इतना के स्थान पर रख देंगे m, और प्लस में यहाँ 1, जहाँ m बराबर रखे हैं m बराबर 3q² प्लस 2q। तो ये हो गया। अब चरण 3 में चलेंगे, चरण 3 में चलेंगे। जब r बराबर 2 तब a बराबर जो होगा 3q प्लस 2 के रूप का हो जाएगा। अब दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो a² हो जाएगा, इधर 3q प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 3q प्लस 2 का स्क्वायर हुआ तो a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप का हो गया, तो इसको तोड़ देंगे 3q के a² प्लस 2 इंटू a के स्थान पर है 3q प्लस b का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर। अब हो जाएगा 3 3 के 9 हो जाएगा और q² हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 q हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे कि इस 4 को तोड़ देंगे, 3q² प्लस ये 12q हो गया और 4 को तोड़ दिए 3 प्लस 1। अब इस तीनों में कॉमन निकाल लेंगे हम, ये तो 9 है, 9 तीनों में कॉमन निकल जाएगा 3, तो यहाँ पर बचेगा 3q² प्लस 12 में होता है 3 गुणे 4, 3 निकल गया तो 4 बचेगा और q बच गया, और 3 का होता है 3 गुणे 1 तो 3 निकल गया तब 1 बचेगा और ये प्लस 1। अब a² बराबर जो यहाँ पर होगा वह होगा 3 और इतना के स्थान पर हम ले लेंगे m और प्लस 1, ये है 1, जहाँ m बराबर हो गया, m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1। इस प्रकार से हम चरण 1, चरण 2 और चरण 3 में देख रहे हैं, या तो यह 3m के रूप का है, नहीं तो 3m प्लस 1 के रूप का है, और यहाँ भी 3m प्लस 1 के रूप का है। अतः चरण 1, 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यही दर्शाना था जो दर्शा दिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। इसको आप
वीडियो को रोक कर नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। अब हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक, जैसे 1 हो गया तो 1 का घन क्या होगा, 1 हो जाए, 2 का घन 8 हो जाएगा, 3 का घन 27 हो जाएगा, 4 का घन 64 हो जाएगा, 5 का घन 125 हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी धनात्मक पूर्णांक, यही है 1 से शुरू होता है धनात्मक पूर्णांक, और आगे बढ़ते जाएंगे, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है इसमें अगर 9 से भाग देंगे तो या तो यह पूरी पूरी विभाजित हो जाएगा, नहीं तो 1 शेष बचेगा और नहीं तो 8 शेष बचेगा। देखते हैं कैसे। तो 1 में अगर 9 से भाग देंगे तो 0 बार में जाएगा, तो 0 बार में 9 में 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, शेष क्या बचेगा 1। इस प्रकार से ये जो हुआ 9 बराबर 9 गुने 0 प्लस 1, तो ये हो गया 9m+1 का रूप का हुआ ये। इसमें देखते हैं 8 में भाग देंगे हम 9 से तो 0 बार में जाएगा 0, ये शेष क्या बच गया 8, तो 9 गुने 8 प्लस 9 गुने 0 प्लस 8 यानी 9m+8 के रूप का हो गया। 27 में भाग देंगे, 27 में भाग देंगे 9 से तो पूरी पूरी 9 तिया 27 कट गया, 0 बचा, तो ये 9m प्लस 0 यानी 9m के रूप का हो गया। यहाँ पर 9 गुने 3 हो गया प्लस 0, तो 9m+0 के रूप का हो गया। इसी तरह से 64 में भाग देंगे, 64 में भाग देंगे 9 से तो 9 7 63, 1 शेष बच रहा है, तो 9 गुने 7 प्लस 1 यानी 9m+1 के रूप का होगा। किसी को भी हम चेक कर सकते हैं, या तो 9m का रूप का होगा, नहीं तो 9m+1, नहीं तो 9m+8। तो इसको सिद्ध करेंगे किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का द्वारा सिद्ध करना है इसको। अभी तो हम देख लिए, अब कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हल में जाएंगे और मान लेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b बराबर यहाँ पर ले लेंगे 3, वैसे तो 9 होगा लेकिन 3 ले लेंगे क्योंकि 3 से 9 विभाजित हो जाएगा। देखेंगे b बराबर जब 3 होगा तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिख सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है a बराबर हो जाएगा 3q प्लस r, जहाँ r कहता है a बराबर 3q प्लस r, जहाँ r का मान हो जाएगा 0 होगा, 1 होगा तथा 2 होगा। क्योंकि r जो होता है यह 0 से बड़ा होता है, नहीं तो बराबर, और b से छोटा होता है। b का मान कितना है 3, तो इसलिए r कभी भी 3 नहीं हो सकता है और उससे बड़ा नहीं, 3 से छोटा होगा, इसलिए r का मान 0 1 2 0 के बराबर हो सकता है। तो जब r बराबर हो गया तो यहाँ पर ले लेंगे चरण 1 में। चरण 1 में जब r बराबर होगा 0 तब a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 0, तो यानी 3q के रूप का हो जाएगा 3q। दोनों तरफ घन करेंगे तो aq बराबर 3q के क्यूब हो जाएगा, तो हो जाएगा 27q का क्यूब। तो इस प्रकार से इसमें हम 9 कॉमन निकालेंगे क्योंकि 9m का रूप का लिखना है, तो 9 कॉमन निकल गया तो 3q के पावर क्यूब हो गया। इस प्रकार से अब यहाँ पर a के पावर 3 में लिख देंगे 9m, m के इतना के स्थान पर m डाल दिए हैं जहाँ m बराबर हो गया 3q के पावर क्यूब। अब चरण 2 में चलेंगे। चरण 2 में
तो जब r बराबर होगा 1 तब a बराबर हो जाएगा, जब r बराबर 1 होगा तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1। इस तरफ दोनों तरफ गुणन करेंगे तो a के पावर 3 हो जाएगा, इस तरफ 3q प्लस 1 के क्यूब हो जाएगा। अब इसको a प्लस b के होल क्यूब के सूत्र पर तोड़ेंगे तो 3q का क्यूब प्लस a क्यूब प्लस 3a, 3 इंटू a के स्थान पर आ जाएगा 3q इंटू b के स्थान पर 1 इंटू a प्लस b, यानी 3q प्लस 1। अब प्लस में होता है b क्यूब, तो b के स्थान पर है 1 का क्यूब हो जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे तो 27 क्यू का क्यूब प्लस 3 3 के 9 क्यूब हो गया, 9 क्यूब हो गया, और अंदर में है 3q प्लस 1, ये प्लस हो गया 1। पहले इसको गुणा कर लेते हैं। 27 क्यू का क्यूब प्लस 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर और प्लस ये 9 में 1 क्यू में 1 में गुना होगा तो 9 क्यू हो गया और प्लस 1। अब इस तीनों में कॉमन निकल गया 9, तो इसमें बच गया 3q के क्यूब प्लस इसमें बच गया 3q स्क्वायर और प्लस इसमें बच गया q। 9 निकल गया, ये हो गया, और 1 को अलग रखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे, अब यहाँ AQ बराबर लिखेंगे 9, ये पूरा के लिए ले लेंगे m ले लिए और प्लस बच गया 1, जहाँ m बराबर है, m बराबर लिखे हैं 3q के पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर और प्लस q, इतना के लिए m रखे। तो यहाँ पर देख लें 9m प्लस 1 के रूप का आ गया। अब चरण 3 में चलेंगे। चरण 3 में जब r बराबर होगा 2 तब a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2 के रूप का हो जाएगा। यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब दोनों तरफ घन करेंगे तो aq हो जाएगा यहाँ पर, अब बराबर 3q प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा। तो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, तो a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब, तो 3q का क्यूब प्लस 3 इंटू a के स्थान पर है 3q इंटू b के स्थान पर है 2 इंटू होता है a प्लस b, तो 3q प्लस 2, अब प्लस होता है b क्यूब, तो b के स्थान पर है 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा। अब इसको गुणा करते हैं, 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 27 और क्यूब का क्यूब प्लस 3 3 के 9, 9 दूनी 18 क्यूब हो गया, अंदर में है 3q प्लस 2। अब यहाँ पर है 2 का 2 गुने 2 3 बार करेंगे तो हो जाएगा 8। अब इसको भी गुणा कर लेते हैं, 27q का क्यूब प्लस 18 तिया 54, क्यू और क्यू में गुणा करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 18 दूनी 36, और इसमें क्यू है अब प्लस ये हो जाएगा 8। तो अब ये तीनों में कॉमन निकल रहा है हमारा 9 कॉमन निकलेंगे 27 में से, तो 9 तिया 27, 3 बचेगा और क्यू के पावर 3 प्लस इसमें 9 छक्के 54, तो 9 निकल गया तो 9 छक्के 54, इसका 54 का जो गुणनखंड होगा वो होगा 9 गुने 6। तोड़ेंगे तो 54 को, तो 9 निकल गया तो क्या बचेगा, इसमें 6 बचेगा और क्यू स्क्वायर बचेगा। ठीक इसी प्रकार 36 का होता है 9 गुने 4, तो 9 निकल गया तो इसमें क्या बचेगा, अब 4 बचेगा, तो यहाँ बच गया 4 और क्यू बच गया। अब प्लस इसको 8 को अलग रखेंगे, तो अब यहाँ पर 9 अब सबके लिए रख देंगे m, अब प्लस क्या बच गया इधर 8, जहाँ m के लिए क्या रखे हैं, जहाँ m बराबर रखे हैं 3q के क्यूब प्लस 6q स्क्वायर और प्लस 4q, इतना रखे हैं। तो चरण 1, चरण 2 और चरण 3 से स्पष्ट होता है, चरण 1, 2 तथा 3 से स्पष्ट हो रहा है
हो रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m प्लस 1 या 3m प्लस 8 के रूप का होता है। यही दर्शाना था तो दिखा दिए हम। एक में आ रहा है 3m के रूप का, 2 में आ रहा है 3m प्लस 1 के रूप का, और 3 में आ रहा है 3m प्लस 8 के रूप का।